इस स्वर्ण युग काल में 9 रत्नों की मंडली हुआ करती थी, जो अपनी विद्वता के लिए विश्वविख्यात थे। हमारे इस देश की भूमि को विदेशों के अनेक विद्वानों को नतमस्तक होने पर मजबूर किया। मैं गुप्त काल के उस शिरोमणि की बात करता हूँ, जिसने दुनिया को अपनी विद्वता से वह सब कुछ दिया जिसकी कल्पना शायद मानव के समझ से परे था। दोस्तों, मैं भारत के उस युग के तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ जो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इस स्वर्ण युग काल में 9 रत्नों की मंडली हुआ करती थी, जो अपनी विद्वता के लिए विश्वविख्यात थे और अपनी विद्वता के द्वारा हमारे इस देश की भूमि को विदेशों के अनेक विद्वानों को नतमस्तक होने पर मजबूर किया। अपनी विद्वता से अपने देश का गौरव इस प्रकार बढ़ाया जिसे सुनकर आज भी लोग चकित रह जाते हैं। उन्हीं विद्वानों में से एक ऐसे विद्वान के व्यक्ति से व्यक्तित्व तक की सीरीज में मैं भाग 1 व्यक्त करने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, मैं उस व्यक्ति को प्राचीन काल के भारत भूमि का शिरोमणि कहूँ तो अतिशयोक्त ना होगा। जी हाँ, मैं गुप्त काल के उस शिरोमणि की बात करता हूँ जिसने दुनिया को अपनी विद्वता से वह सब कुछ दिया जिसकी कल्पना शायद मानव के समझ से परे था। गुप्त काल के इस स्वर्ण युग का परचम लहराने में इस विद्वान का अनूठा योगदान रहा। जी हाँ, मैं कुसुमपुर के वासी महान खगोलविद, ज्योतिषाचार्य और महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के व्यक्तित्व की कुशाग्रता को व्यक्त करता हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर आसीन आर्यभट्ट खगोल शास्त्र एवं गणित तथा ज्योतिष में ऐसे ऐसे पदों को खोज निकाला जो आर्यभट्ट के भारत का गौरव आज भी दुनिया के लिए अतुलनीय विरासत माना जाता है। दोस्तों, आर्किमिडीज, कोपरनिकस, जॉर्ज एब्राहम तथा लैम्बर्ट जैसे वैज्ञानिक आर्यभट्ट के भारत को स्वर्णिम भारत के रूप में विद्वता का लोहा मानते थे। मैं उसी महान गणितज्ञ, खगोलविद, ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट जी के व्यक्तित्व के आविष्कारक परिणाम को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आर्यभट्ट प्रसिद्ध खगोलविद, गणितज्ञ तथा ज्योतिषाचार्य थे। उनका जन्म कुसुमपुर पाटलिपुत्र में 476 ईस्वी में हुआ था। शक संवत 398 माना जाता है तथा मृत्यु 73 या 75 वर्ष की आयु में 550 ईस्वी पूर्व में हुई। इनकी प्रसिद्ध कृति आर्यभट्टियम आज भी प्रसिद्ध है। दोस्तों, प्राचीन काल में शिक्षा के 2 महान केंद्र, एक का नाम नालंदा विश्वविद्यालय तो दूसरा तक्षशिला विश्वविद्यालय, दोनों प्राचीन भारत के उच्चतर शिक्षा के लिए देश विदेशों में मशहूर थे। देश विदेश के अनेकों छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ आते थे। उसी समय जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में आर्यभट्ट जैसे महान शिरोमणि अपनी विद्वता से देश विदेश के अनेकों छात्रों को ज्योतिष, खगोल शास्त्र तथा गणित जैसे विषयों का अभूतपूर्व ज्ञान के प्रकाश को ब्रह्मांड में बिखेर रहे थे, वहीं तक्षशिला विश्वविद्यालय के महान आचार्य चाणक्य भी कुछ कम न थे। वे भी अपनी राजनीति, कूटनीति तथा अर्थशास्त्र जैसे विषयों का परचम अपनी विद्वता से छात्रों में धूम मचाए हुए थे। दोनों विश्वविद्यालयों की ख्याति पृथ्वी के अनेकों देशों में अपनी गरिमा लहरा रहे थे। तभी तो विदेशियों को हमारा भारत उनके आंखों में चुभने लगा और वे आक्रमण पर आक्रमण करने लगे। अंततः परिणाम अप्रिय ही हुआ। जो भी हुआ, हम सब आर्यभट्ट जी के योगदान को आज भी भुला नहीं सकते, क्योंकि आर्यभट्ट जी के अतुलनीय योगदान से पृथ्वी समस्त मानव वर्ग को सर्वप्रथम यह ज्ञात कराया कि ज्यामिति सिद्धांत क्या है। साथ ही साथ सबसे पहले व्यक्ति आर्यभट्ट ही थे
जिन्होंने अंक गणित, ज्यामिति, बीजगणित तथा त्रिकोणमिति जैसे आदि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पृथ्वी के वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने परिधि तथा व्यास के आधे गुणनफल को वृत्त का क्षेत्रफल कहा। साथ में यह भी बताया कि आधार एवं समान कोट के गुणनफल का आधा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। दोस्तों, आर्यभट्ट पहले वे महान गणितज्ञ थे जिन्होंने सर्वप्रथम पाई का आंसन मान 22/7 या 3.14 निकालकर दुनिया को बताया। इस प्रकार गणित के क्षेत्र में एक के बाद एक अतुलनीय योगदान आर्यभट्ट जी के विश्व पटल पर आश्चर्य कर देने वाली थी, जिन्होंने अंक संख्याओं का उल्लेख करते हुए कहा कि गणना में दशमलव पद्धति का प्रयोग होना चाहिए। यह भी उनका विश्व पटल पर सबसे पहले व्यक्ति बनने का गौरव प्रदान किया। दोस्तों, साथ ही साथ दुनिया में आर्यभट्ट विद्वता के उस शिखर को पाने वाले थे जब सबसे पहले उन्होंने शून्य का आविष्कार कर डाला और कहा, प्रथम 9 संख्याओं का स्थानीय मान शून्य के प्रयोग पर आधारित होना चाहिए। इस प्रकार दुनिया के प्रथम व्यक्ति बने जिन्होंने शून्य तथा दशमलव पद्धति की खोज की। प्राचीन काल में गणना पाटी पर धूल बिछाकर अंगुली तथा लकड़ी से की जाती थी, लेकिन आर्यभट्ट ने अनिर्णित समीकरणों को छात्रों में पिरोना सिखाया। आर्यभट्ट ने ही शून्य को वस्तुतः अनंत माना और कहा, यह कभी विभाजित नहीं होता। शून्य को किसी राशि में जोड़ने अथवा इसमें कोई राशि जोड़ी जाए या फिर किसी राशि में से घटाने से राशि चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता। शून्य को किसी राशि से गुणा करने पर गुणनफल शून्य ही रहेगा, किंतु राशि को शून्य से भाग देने पर फल खहर या खदेह ही होता है। यही खहर या खदेह आज का अनंत कहलाता है। इस प्रकार शून्य को कितना भी विभाजित किया जाए वह अनंत ही रहेगा। भारत में इस अनंतता की अनुभूति धर्मशास्त्रों में ब्रह्म एवं आत्मा के संबंध से किया जाता है। धर्मशास्त्र भी यह कहता है कि पूर्ण से पूर्ण निकालने पर शेष फल पूर्ण ही रहता है। इस प्रकार शून्य तथा अनंत ही आधुनिक गणित के आधार बने। दोस्तों, आर्यभट्ट ने जहां गणित के क्षेत्र में एक के बाद एक आविष्कार करते जा रहे थे, वहीं खगोल शास्त्र में भी अद्वितीय योगदान प्रखर पर था। खगोल शास्त्र के संबंध में उन्होंने कहा, मैंने खगोलीय सिद्धांतों के सच्चे झूठे समुद्र में गहरी डुबकी लगाई तथा अपनी बुद्धि रूपी नौका के माध्यम से सच्चे ज्ञान का मूल्यवान निमार्जित मणि का उद्धार किया। आर्यभट्ट ने खगोल शास्त्र के बारे में भी अनसुनी रचना कर डाला, जो पृथ्वी पर पत्थर की लकीर हो चली। उन्होंने बताया कि सूर्य तथा चंद्र ग्रहण का कारण राहु तथा केतु जैसे असुर नहीं है, बल्कि सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने से अथवा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आ जाने से लगते हैं। आर्यभट्ट वे पहले खगोल शास्त्री बने जिन्होंने सर्वप्रथम यह खोज की कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष के चारों ओर परिभ्रमण करती है। सूर्य स्थिर है तथा पृथ्वी गतिशील है। चंद्रमा या दूसरे ग्रह सूर्य के से ही प्रकाशित होते हैं, उनमें स्वयं कोई प्रकाश नहीं होता। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने व्यक्ति से व्यक्तित्व तक के सीरीज में एक नए महान व्यक्ति के व्यक्तित्व को पुनः आपको समर्पित करूंगा।